हाय सो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे महान डायरेक्टर के बारे में जिनके काम से तो हॉलीवुड तक इंस्पायर्ड हुआ है। तो आज का टॉपिक है सातोशी कोन, द लेट सातोशी कोन। तो बेसिकली उन्होंने जो, अब पहले तो हम उसके बारे में मतलब बात करेंगे, उनके बारे में, सातोशी कोन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर उनके मूवीज के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो सातोशी कोन बेसिकली पहले तो वो एनिमे में काम नहीं करते थे, वो पहले वो एक राइटर थे, मांगा राइट करते थे। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार जो मांगा लिखा था वो 1984 में आया था और मांगा का नाम था तोरिको बोल के। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी किया 1990 में, और एक लाइव एक्शन मूवी के लिए भी उन्होंने काम किया, और एक सिंगल वॉल्यूम मांगा भी लिखा था। मतलब लाइव एक्शन मूवी में एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम किया था, और एक सिंगल वॉल्यूम मांगा था काइकी सेन बोल के, वो भी उन्होंने लिखा था। और फिर आता है वो वाइटल ईयर, इट्स लाइक 1990, आई थिंक इट्स 1991 में बेसिकली उन्होंने एज पहली बार एनिमे के वर्ल्ड में एंट्री किया, और वो भी एज अ बैकग्राउंड डिजाइनर। तो उन्होंने एक मूवी में बैकग्राउंड डिजाइनर का काम किया। उसके बाद तो वो 1992 में बहुत से स्क्रिप्ट भी राइट कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने 1993 टू 1994, जो लोग आप एनिमे के बहुत बड़े फैन हो तो आप लोगों को बहुत ही पता ही होगा कि जोजोस बिज़ार एडवेंचर बोल के एक एनिमे सीरीज है, वहां पर उन्होंने कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे। तो और उस एपिसोड को तो उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी यहीं से ही किया था, और उन्होंने इस मूवी को उन्होंने इस सीरीज के कुछ एपिसोड को डायरेक्ट किया, और उसका स्टोरी बोर्ड भी खुद से बनाया और स्क्रिप्ट भी खुद से बनाया। और यही देख के मैड हाउस प्रोडक्शन, जो कि आप लोगों को पता है कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और इन्होंने कितने बड़े बड़े नोटिसेबल काम को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि हो गया आपका टाटामी गैलेक्सी, उसके बाद मॉन्स्टर, उसके बाद आता है डेथ नोट, वन पंच मैन, ये सब इन्हीं यही प्रोडक्शन हाउस के अंडर आता है। तो इनके जो प्रोड्यूसर थे मैड हाउस के, तो उनको सातोशी कोन का काम बहुत अच्छा लग गया, और उन्होंने उनको ऑफर दिया उनका पहला मूवी बनाने के लिए। सो ऐसे ही उन्होंने परफेक्ट ब्लू बनाया। परफेक्ट ब्लू एक ऐसा मूवी है जहां पर एक बेसिकली परफेक्ट ब्लू तो एक नोवेल पे आधारित है, बट हाँ उन्होंने इस मूवी नोवेल को पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया, बट हाँ इंस्पायर्ड होके परफेक्ट ब्लू बनाया। और परफेक्ट ब्लू का जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा एकदम माइंड ब्लोइंग है, जो कि आपका दिमाग घुमा के रख देगा। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, एक जे पॉप आइडल को, ठीक है, 90s के टाइम में बेसिकली मूवी आया था 1997 में, और उस टाइम पे क्या हुआ था, एक जे पॉप आइडल को दिखाया जा रहा था, और जो कि जे पॉप आइडल की करियर छोड़ के वो एक्ट्रेस बनना चाह रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मूवी में टॉक्सिक फैन कल्चर भी दिखाया गया है कि कैसा होता है, लोग कैसे स्टॉक कर रहा है, ठीक है, जबकि उन्होंने है ना कि वो जे पॉप सिंगर ने अपना करियर छोड़ दिया, सिंगिंग करियर छोड़ दिया। तो बहुत से लोगों को ये पसंद आया, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया। और उस टाइम के इंटरनेट के टाइम पे तो देख रहा था उसका एक पेज भी है जहां पर है ना कि वो डे टू डे लाइफ में क्या कर रही है, कहाँ जाके शॉपिंग कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कोई ना कोई ऐसा स्टॉकर है जो दिन भर उसको ऐसे देख रहा है, और ये सब उसके बारे में डाला भी जा रहा है। तो जो भी हो, फिर वो एक्ट्रेस बनी, और एक्ट्रेस बन के भी उसको पहले तो कुछ ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था, ज्यादा रोल भी नहीं मिल रहा था। फिर उनको जो रोल मिला वो काफी ज्यादा सेक्सुअल था, उसकी वजह से वो एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में आने लगी, और यही सारी वजह से शायद उसके दिमाग में बहुत ज्यादा असर भी पड़ रहा था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। तो इस वजह से उनके अंदर एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग स्प्लिट पर्सनालिटी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। और इस मूवी के अंदर बेसिकली विलन जो है ये कौन है, ये तो लास्ट में एक दिखाया जाएगा, बट हाँ जब मूवी खत्म भी होगा ना, तब आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो सातोशी कोन हमारे बीच अभी है नहीं। तो हाँ, कुछ फैन थ्योरीज है, या तो फिर ये ओपन एंडिंग है जिसका आप खुद से इंटरप्रेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट उन्होंने सोचा, नेक्स्ट उनका प्रोजेक्ट था पापरिका। पापरिका इज अ वेरी पॉपुलर मूवी, और आप लोगों में से जितने लोगों को नहीं पता है कि पापरिका कौन क्या है, कौन सी मूवी है, तो हाँ नेटफ्लिक्स में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली पापरिका बनाने का काम आ रहा था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पापरिका होगा। तो पापरिका वो फिर बना नहीं पाए, उसका काम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए। फिर उसी टाइम पे उन्होंने उसके बाद परफेक्ट ब्लू के बाद उन्होंने मूवी जो बनाया वो था मिलेनियम एक्ट्रेस। तो ये जो मूवी है
ये भी मतलब एकदम मस्त सा मूवी है, ठीक है। ये देखो मतलब यहाँ पर है ना एक एक्ट्रेस को मतलब मूवी जब स्टार्ट होता है तो वहां पर एक कैमरामैन, एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, और जो जर्नलिस्ट है जो कि एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने वाला है, वो उस एक्ट्रेस की बहुत बड़ा फैन भी है। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्ट्रेस के पास ऐसे जाता है, तो वो एक्ट्रेस मतलब ऐसा कुछ हुआ था, वो अपने करियर में तो बहुत अच्छा कर रही थी, फिर एक दिन अचानक से वो सेट से भाग गई थी और फिर उन्होंने कभी भी मूवी नहीं बनाया। तो 30 साल बाद में को एक मतलब जर्नलिस्ट और एक कैमरामैन आता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सो हाँ, इसी चीज के ऊपर ये मूवी है। और यहाँ पर है ना कि यहाँ पर एक लव स्टोरी भी है कि उस एक्ट्रेस को एक स्ट्रेंजर से प्यार हो जाता है, ठीक है, और वो स्ट्रेंजर शायद एक पाई होता है, और वो मतलब उस स्पाई को फिर उनको पता भी चलता है कि नहीं, वो स्पाई तो मर गया है, ठीक है। तो ऐसा है, बहुत ही इमोशनल है ये मूवी, और बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर भी आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत अच्छा है इस मूवी का जो मैसेज है ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो ऐसा है कि हम लोगों को हमेशा लगता है ना कि हम लोग जो चाहते हैं शायद कभी कभी हम लोगों को वो नहीं मिलता है, बट हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपने जिंदगी के साथ खुश रहना सीख लेते हैं, और खुश रहना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। तो यही मैसेज के साथ मूवी चलता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा मूवी है, इट्स अ ब्रिलियंट वर्क। और ये इस काम के बाद तो क्रिटिक्स ने भी उनको काफी ज्यादा नोटिस भी किया था। तो उसके बाद आता है टोक्यो गॉडफादर। ये उनके सारे मूवीज में से सबसे ज्यादा हाई बजट मूवी था। तो बेसिकली टोक्यो गॉडफादर का जो स्टोरी था वो ऐसा कुछ था कि जो एबंटन बच्चे होते हैं तो वो जब उनको मतलब जब उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं ना लोग, तो एक फैमिली होता है जो वो सारे के सारे बच्चों को, ठीक है, मतलब उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बेस है ये मूवी, और ये भी बहुत ही अच्छा मूवी है। उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं 2006 में आया हुआ पापरिका। मतलब पापरिका में जो होता है, पापरिका में बेसिकली पापरिका एक साइंटिस्ट का मतलब ड्रीम वर्ल्ड का नेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक डिवाइस दिखाया जाता है डीसी मिनी। अगर आप मतलब कोई भी इंसान अगर इस चीज को ज्यादा यूज करेगा तो फिर क्या होता है कि वो सपने में है या रियलिटी में उसको ही शायद समझ में नहीं आएगा, मतलब दोनों चीज कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि ये जो डीसी मिनी है ये डिवाइस कहीं से चोरी हो जाता है, ठीक है। और इस डिवाइस को चोरी हो जाने के बाद जो कि पापरिका होती है, मतलब जो साइंटिस्ट है वो मतलब कोशिश कर रही थी ताकि इस डिवाइस को कहीं से वो मतलब उसको लेके वो डिवाइस को वो खत्म कर दे, या तो फिर उस डिवाइस मतलब है ना कि उसका मतलब वो अपने पास में वो ले ले ताकि किसी का भी डेटा वो बाहर ना जाए। तो ये ऐसे ही टॉपिक के ऊपर ये मूवी बना हुआ है। मतलब ये इस मूवी को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है कि मतलब एक जो रियलिटी है और ड्रीम वर्ल्ड है दोनों को कैसे मर्ज किया गया है। तो सातोशी कोन की मूवी में ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। और ऊपर से हाँ, इनके काम से तो हॉलीवुड बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ है। और बाय द वे पापरिका भी मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप लोग ये मूवी देखो, क्योंकि मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं पापरिका के ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी, मिलेनियम एक्ट्रेस के ऊपर भी, हर उनकी मूवी के ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं मूवी का जो टॉपिक है क्या नहीं है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैं जस्ट ब्रीफ में इसको टच करके निकल रहा हूँ ताकि क्योंकि मुझे वीडियो भी आगे कंप्लीट करना है। तो फिर और आई डोंट वांट टू मेक दैट वीडियो लाइक 30 मिनट्स लॉन्ग। सो उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर जो कि हमारा नोलन साहब है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन, तो उनका क्या था, उन्होंने आप सबको जैसे कि पता है इंसेप्शन उन्होंने ही बनाया था। तो हाँ, इंसेप्शन की बहुत से ऐसे सीन्स है जो कि पापरिका से कॉपी किया हुआ है, मतलब इंस्पायर्ड है, ठीक है। अगर आप पापरिका को देखोगे और उसके बाद आप मतलब इंसेप्शन देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये सारे के सारे सीन बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है एक दूसरे से, और बहुत से सीन को कॉपी किया गया है। और ऐसे भी कुछ डायरेक्टर्स है जिन लोगों ने मतलब है ना कि कॉपी तो किया है बट कभी बोला नहीं है कि हाँ उनके ही मूवी को उन लोगों ने कॉपी किया है। जैसे कि ब्लैक स्वान, अगर आप लोगों को पता है ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, तो ब्लैक स्वान आप लोगों में से जितने लोग नहीं देखे तो इट्स अ वंडरफुल मूवी, गो एंड वॉच इट। उससे पहले ये भी सुन लीजिए कि इस मूवी के बहुत से सीन है जो कि परफेक्ट ब्लू से इंस्पायर होके आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्रिटिक्स ने जब डायरेक्टर से बोला कि हाँ ये तो सारे सीन इंस्पायर्ड है, तब उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही बनाया। तो जो भी हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग बट हाँ ये मूवी के भी बहुत से सीन इनके ही मतलब मूवी से इंस्पायर्ड थे। तो हाँ, और उसके बाद और एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी 18 साल के नीचे में हैं प्लीज वो पापरिका या तो फिर परफेक्ट ब्लू ये सब मूवी ना देखें, क्योंकि
आप सोच रहे हो कि एनिमे है, मूवी देखने की मैं मना कर रही है, किस लिए? क्योंकि सातोशी कोन जो थे वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक चीजें बनाते थे, ठीक है। और इस मूवी में जैसे कि परफेक्ट में खून खराबा होता है, ठीक है। और वो जो चीजें वो आप ये मत सोचो कि मतलब कुछ अच्छा है, ठीक है, मतलब क्या ही देख के बुरा लगेगा, बहुत ब्रूटल है वो। और उसके बाद कुछ रेप सीन वगैरह भी है, तो वो भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ही इस मूवी को देखना, अदरवाइज प्लीज ऐसे मूवीज नहीं देखो। 18 साल के ऊपर हो जाओ उसके बाद देखना। तो हाँ, अब आते हैं कि सातोशी कोन के जो मतलब एनिमे स्टाइल था वो कैसा था। जैसे कि बेसिकली हम लोग जब एनिमे देखते हैं तो वो कैसा रहता है कि सब कुछ बिल्कुल क्यूट क्यूट, हीरो क्यूट क्यूट सा है, हीरोइन भी क्यूट सी है, सब एकदम बड़े बड़े आंखें है ना, छोटा सा नाक, तो ऐसा ही दिखाया जाता है ना। बट उनके जब आप एनिमेशन देखोगे, वो जो 2D में कैरेक्टर्स को बनाते थे, वो उसका स्टाइल बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, ठीक है। आप उसकी किसी भी वॉक को उठा के देख लो, वहां पर आपको कोई भी हुड़ की पड़ी तो नजर नहीं आने वाली है, ठीक है। या तो फिर कुछ ऐसा नहीं जो कि एकदम ड्रीम वर्ल्ड से मैच खाता हो। उन्होंने रियलिज्म के ऊपर ही मतलब एनिमे को भी मतलब रियलिज्म के ऊपर ही उन्होंने एनिमेशन किया, जो कि बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और हाँ, बहुत ही अंडररेटेड डायरेक्टर है और बहुत ही महान डायरेक्टर है। साथ ही साथ मतलब दुख की बात तो ये है कि वो ज्यादा दिन रह नहीं पाए कैंसर की वजह से। उसके बाद 2010 में वो नहीं रहे। अगर रहते तो शायद और भी अच्छे अच्छे मूवीज बना के जाते हमारे लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। और प्लीज आप लोग मतलब है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, ताकि है ना कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड क्या बताऊं, फॉर टुडे बाय।